सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आरपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रुपेश प्रजापति आज आपको कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन है क्या? परीक्षा में आपके 4 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 7 नंबर का भी पूछ देता है, कभी 6 नंबर का भी पूछ देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है तो प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है तो आप कहेंगे प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला नंबर श्रेणी क्रम में, पहला नंबर श्रेणी क्रम में और सेकंड नंबर समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। प्रतिरोधों का जो संयोजन है कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो आज हम पढ़ेंगे केवल श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजन। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही कठिन है क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूलाज का उपयोग करना नहीं जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन तो ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता होगा कि प्रतिरोध को हम इस तरीके से दिखाते हैं। प्रतिरोध को हम इस तरीके से दिखाते हैं। प्रतिरोध में 2 सिरे होते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध आपके पास यहाँ है और दूसरा प्रतिरोध आपके पास यहाँ है और एक प्रतिरोध ऐसे ही और है। ये है पहला प्रतिरोध, ये है दूसरा प्रतिरोध और ये है तीसरा प्रतिरोध। अरे समझ आ रहा है ना? तो ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये है तीसरा प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये है तीसरा प्रतिरोध। अगर हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को या प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन। और श्रेणी क्रम में संयोजन जब होता है तो याद रखिएगा आप लोग कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो आइए हम इसको पहले अच्छे से समझाते हैं कैसे करना है आपको। आप लेंगे 3 या 4 ले लीजिए आप क्या प्रतिरोध। ये मान लीजिए हमने एक प्रतिरोध लिया, एक प्रतिरोध हमने यहाँ लिया, एक प्रतिरोध और लिया। बताइए प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन हो गया तो इस वाले को मान लीजिए हमने किससे जोड़ दिया है? बैटरी या सेल से जोड़ दिया। और इस वाले को भी हमने किससे? इस वाले को बैटरी या सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा है और इसको बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है। जो बड़ा होता है उसको धन ध्रुव कहते हैं, जो छोटा होता है उसको ऋण ध्रुव कहते हैं। अगर इस प्रतिरोध को मान लें हम R1 है, इस प्रतिरोध को मान लें R2 है और इस प्रतिरोध का नाम जो है वह है R3। तो बताइए यहाँ से जो बैटरी है वह I धारा प्रवाहित करेगी और वह I धारा ऐसे प्रवाहित होते होते इसमें भी कितनी धारा जाएगी? I। इसमें भी कितनी धारा जाएगी? I। इस वाले में भी कितनी धारा जाएगी? I।
और लास्ट में वापस चल के बैटरी में फिर से धारा चली आएगी, कितनी, आई। लेकिन अगर हम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, तो यहाँ से भी यहाँ तक का विभवांतर हम मान लेते हैं V1। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, तो V2, और फिर आगे का विभवांतर कितना है, V3 है, और बैटरी का कुल विभवांतर कितना है, V है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे क्या आप लोग, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने माना क्या है, पहले हमने माना है 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है, और इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः कितना है, V1, V2 और V3 है। तो आप हिंदी कैसे लिखेंगे, आप लिखते चलिए हमारे साथ, कैसे लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अरे किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ये तो समझ में आ रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े। लिखेंगे आप, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनमें बहने वाली धारा I है, इनमें बहने वाली धारा कितनी है, I है, तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। इतना हिंदी लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ओम का नियम जानना है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे, इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे और इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे। याद रखेंगे आप लोग कि I और V में जो अलग अलग होगा उसी को लेकर हम करेंगे। तो I सबके लिए सेम है, लेकिन V सबके लिए अलग है कि नहीं है। इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है, इसके लिए V3 है। तो हम V1 को लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर है V1 बराबर, अगर हम ओम का नियम लगाएं तो पहले प्रतिरोध में धारा जा रही है I और पहले प्रतिरोध का नाम है R1। समझ में आ रहा है कैसे किया है। ऐसे लिखेंगे आप, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2 है। V2 बराबर हो जाएगा IR2। इसी प्रकार लिखेंगे आप तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए कितना है, V3 है। तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V1 बराबर IR1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर V2 बराबर IR2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर V3 बराबर IR3। अब यदि हम मान लेते हैं इस पूरे परिपथ है, जो पूरा परिपथ है, ये जो पूरा परिपथ है, इस पूरे परिपथ का विभवांतर V है। यदि पूरे परिपथ का विभवांतर V हो तब। अच्छा ध्यान दीजिए, पूरे परिपथ का विभवांतर का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभवांतर कितना है, V है। तो बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V है तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम V बराबर, बताइए क्या ये नहीं लिख सकते IR, लिखेंगे V बराबर IR और V1 का मान आया है IR1, V2 का मान आया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस IR2।
प्लस V3 का जो मान है वो है IR3। अगर हम देखें IR, इन सभी में क्या कॉमन हो रहा है? IR1 यहाँ है, IR2 यहाँ है, IR3 यहाँ है। कितने बच्चे कहते हैं R भी कॉमन हो रहा है, I भी कॉमन हो रहा है, लेकिन याद रखेंगे ये R1 R2 R3 का मतलब है कि R1 का कुछ अलग मान, R2 का कुछ अलग मान और R3 का कुछ अलग मान है। लेकिन I सेम है तो I कॉमन हो जाएगा, तो I हो गया कॉमन, यहाँ बचा R1 प्लस R1 बचा, यहाँ बचा R2 प्लस यहाँ बचा R3। समझ में आ रहा है? तो अगर हम देखें I से I कट जाएगा तो हमारा आएगा R बराबर, ध्यान दीजिएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही सूत्र होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का। इससे क्या समझ में आता है कि ये देखिए ये जो R है ये इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को मिलाकर प्रतिरोध है। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, यानी तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, कई सारे प्रतिरोध ले सकते हैं आप, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 20-25 लाख जितना ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जितने भी प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे वैसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर मान लीजिए 4 जोड़े तो R4 हो जाएगा प्लस में, अगर 5 को जोड़े तो प्लस R5 हो जाएगा, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो इस सूत्र से क्या समझ रहे हैं? इस सूत्र से हम यह समझ रहे हैं कि यदि श्रेणी क्रम में कई सारे प्रतिरोधों को हम जोड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह उनके प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। श्रेणी क्रम में जो जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा उनके योग के क्या होगा? बराबर होगा। यही है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसके ऊपर आप हिंदी में लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिसमें बहने वाली धारा कितनी है? I है, तथा जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। फिर इसके बाद से ऐसे ही करते हुए चले जाना है और परीक्षा में पूरा अच्छे से अंक लेकर भागना है। समझ में आ रहा है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन को बता देंगे और आप अच्छे से परीक्षा में कर सकते हैं।